Hey everyone, welcome back to an academy platform and I hope everybody is doing good. So here is an offer which is running for everyone, though I have informed it a lot of times, but still I am again mentioning it so that you don't forget it. We have an offer in running that is 25% off on all subscriptions, and this offer is valid till 30th of April. Make sure you remember the date that the offer is valid till 30th of April. So all those students who want to prepare for IT Jam 24 or 25, they can enroll for this and using my code ALKA99. तो आपको जो प्राइस है रिड्यूस होके जो मिल रहा है आफ्टर 25% ऑफ वो मैंशनड है यहाँ पे. सो आई विल सजेस्ट एवरी वन टू टेक दिस ऑफर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बिकॉज कल से हमारा एक बैच कोर्स शुरू हो रहा है और वो बैच कोर्स जो है वो 2024 एंड 2025 के लिए ही है. एज यू कैन सी मिशन बैच फॉर IIT जैम 2024. एंड इस बैच कोर्स में we 3 एजुकेटर्स आर गोइंग टू कवर द होल सिलेबस फॉर IIT जैम. एंड इस बैच कोर्स में जो पहला कोर्स शुरू हो रहा है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ लीनियर अलजेब्रा का 9:30 PM पे. सो होप टू सी ऑल ऑफ यू देयर. सो इस बैच कोर्स की शुरुआत करने के लिए कह लीजिए या फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, उसके लिए इससे बेहतर एक मौका नहीं हो सकता है आपके पास. सो मेक श्योर आप इस ऑफ़र का बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करें और प्लेटफॉर्म पे आके अपनी तैयारी जो है वो शुरू करें. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस 2 लेक्चर्स में अगर आप देखोगे तो हमने डिस्कस किया कॉशी थ्योरम. और कॉशी थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है वो एनालिटिक है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में एंड अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व सी, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन था एफ ऑफ जेड डी जेड का ओवर दैट कर्व सी वो क्या था, 0 था. उसके बाद हमने देखा कॉशी इंटीग्रल फार्मूला. और कॉशी इंटीग्रल फार्मूला में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही केवल फंक्शन एनालिटिक नहीं है जैसा कि कॉशी थ्योरम में था, बस एक पॉइंट पे नहीं है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस, है ना. और क्लोज्ड कर्व पे काम करेंगे, इस चीज़ को याद रखना है, जिसको मैंने मेंशन भी किया था लास्ट क्लास में. और ये क्या हो जाएगा 2πi एंड दिस इज एफ ऑफ जेड नॉट, क्योंकि z इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे ही एनालिटिसिटी ब्रेक होगी. ठीक है, एफ जेड एनालिटिक होगा. मेक श्योर, मैंने लास्ट क्लास में बोला था हम इस ओवरऑल जी जेड के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज नॉट एनालिटिक एट जेड नॉट, बट एफ ऑफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा. ठीक है, तो अब सवाल ये बनता है कि कभी कभी क्या होगा, जैसा कि हमने कॉशी थ्योरम जो है या कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जो है वो पढ़ा है, तो आप सब ने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला में एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि हमने जो फार्मूला पढ़ा वो कुछ इस तरीके का था, एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस जेड नॉट कह लीजिए या जेड माइनस ए कर लीजिए. बट सपोज अगर ये हमारे पास पावर 2 में दे दिया जाए, है ना, या फिर ये हमारे पास पावर 3 में अगर दे दिया जाए, तब क्या करेंगे. तो हमारे पास ये जो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है विच इज़ एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए या जेड माइनस जेड नॉट कह लीजिए, इसी को हम क्या करेंगे, डेरिवेशन है, उसी से हम डेरिवेटिव फार्मूला जो है वो लेकर आएंगे. तो जब कभी भी ये पावर्स जो हैं हमारे पास वो कैसी हो जाएं, ये पावर्स हमारे पास जब बढ़ जाती हैं तो हम यूज़ करते हैं किसका, हमारे पास जो कॉशी का डेरिवेटिव फार्मूला है फॉर द एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, सो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. सो वी आर गोइंग टू डील विथ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, integral formula for derivative of an analytic function. ठीक है, for derivative of an analytic function. So formula लिखते हैं because we are very close to exam and we cannot proceed with the proof. तो हम फॉर्मूला लिखेंगे और इसके बिहाफ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और उनको समझने की कोशिश भी करेंगे बहुत डिटेल में. ठीक है, एंड इन केस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियोस कि आप में से अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के, या आपके पास कोई क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया एंड यू वांट मी टू डिस्कस इट, उसमें कोई प्रॉब्लम है, यू कैन ऑल्सो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, so what is the Cauchy integral formula for derivative of an analytic function?
So using Cauchy integral formula, what we can write it down, if we have f of z, and again this is also for closed curve, this is z minus z naught to the power n plus 1. ओके, सो आपके पास यहाँ जो भी पावर लिखी होगी उसको आप n प्लस 1 के टर्म्स में लिख लेना, एंड दैट इज सिंपली वॉज 2πi/n फैक्टोरियल टाइम्स व्हाट, आपके पास ये जो फंक्शन होगा, और याद रखना जो हमने कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में पढ़ा था सब कुछ कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा, ये जी ऑफ जेड रहा होगा जिसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो ये एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा, तो इसका हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको हम किस पॉइंट पे निकालेंगे, जेड नॉट पॉइंट पे, ठीक है। तो दिस इज आर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक। अभी आपको थोड़ा सा कम समझ आ रहा होगा, बट एज वी यूज टू डू इन आर क्लासेस, हम इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव फार्मूला, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. We will be doing it in very detail. You have to evaluate e raised to the power 2z by z plus 1 to the power 4 dz where your c curve is given by mod z is equals to 3, ठीक है। जैसा कि पुराने वाली क्लासेस में हमने देखा, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपना डोमेन ऑब्जर्व करना है, राइट। हमने अपना डोमेन ऑब्जर्व किया तो क्या पता लग रहा है कि दैट इज अ सर्कल। मैंने आपको बता रखा है कि मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर जो है वो सर्कल की इक्वेशन है इन आर्गेंट प्लेन, जहाँ पे z नॉट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और r जो है उस सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 हमको क्या नजर आ रहा है, सेंटर, और 3 हमारे पास रेडियस है, तो ये हमने एक सर्कल बना दिया। तो ये वाला पॉइंट 3,0 हो जाएगा एंड ये 0,3 हो जाएगा, ठीक। अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए था, बट इसमें जैसे ही पावर लग गई, अगर ऐसा होता तो हम कॉशी का इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते, जहाँ पे हमें ये ऑब्जर्व करना है कि z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे गलती कुछ लोग क्या करेंगे, वो z इज इक्वल टू 1 लेंगे, नहीं, याद रखना फॉर्मूले में z माइनस जेड नॉट है, तो हम ये जो z प्लस 1 है इसको z माइनस ऑफ -1 लिखेंगे, तो z इज इक्वल टू -1 पॉइंट पे हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट इट, z माइनस जेड नॉट है फॉर्मूले में। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हम कि z इज इक्वल टू -1 पॉइंट पे ये जो फंक्शन है e रेज टू द पावर 2z बाई जेड प्लस 1, ये एनालिटिक नहीं होगा z इज इक्वल टू -1 में, ठीक। फिर क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या ये z इज इक्वल टू -1 हमारी डोमेन के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। सो वी चेक कि z इज इक्वल टू -1 तो यहाँ कहीं आएगा, राइट, क्योंकि z इज इक्वल टू, अगर आप a प्लस आई बी से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू -1 है, b 0 है, तो रियल एक्सिस पे -1 ये है। सो ऑब्वियसली दिस इज लाइंग इनसाइड द डोमेन। सो अब पर पावर हमें दिख रहा है z प्लस 1 की 4 है, तो यहाँ से क्या समझ आया कि वी आर गोइंग टू यूज द जो कॉशी का डेरिवेटिव फॉर्मूला है फॉर द एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट इट डाउन इज, दिस इज सिंपली e रेज टू द पावर 2z by what, okay, so this is e raised to the power 2z by z plus 1 की पावर n plus 1 लिखना होता है, हम इसे ऐसा लिख देंगे, ये क्या बनेगा 2πi by n फैक्टोरियल होता है, यानी कि दिस इज 3 फैक्टोरियल, एंड जो हमारे पास अब थर्ड टाइम ही डेरिवेटिव आने वाला है, और किस पॉइंट पे, -1 पे, और f ऑफ z आप कंपेयर कर पा रहे होगे, f ऑफ z है हमारे पास e रेज टू द पावर 2z, ठीक है। तो अब f डैश z निकालोगे तो क्या आएगा, 2 e रेज टू द पावर 2z, f डबल डैश z निकालोगे तो दैट इज 4 e रेज टू द पावर 2z, एंड जब आप थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो 8 e की पावर 2z, और जब आप थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू एट z इज इक्वल्स टू -1 निकालोगे, दैट इज z नॉट, तो वो 8 e रेज टू द पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ वी विल बी सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू टू गेट द फाइनल आंसर। अब आप 3 फैक्टोरियल देखो क्या होता है, 6 होता है, तो बेसिकली 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आपको 3 मिलेगा, और ये आपको क्या मिल रहा है 8 e की पावर -2, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 8πi by 3e square. This is the answer for this question. Hopefully आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से एटलीस्ट ये समझ आया होगा
कि कैसे हम पहचानेंगे कि हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे या कॉशी इंटीग्रल डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाएंगे फॉर एनालिटिक फंक्शन। और उसका आइडिया मैंने आपको बताया कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में z माइनस जेड नॉट आ रहा था वो फॉर्मूले में ही नजर आ रहा है, उस पर पावर जो है वो n+1 यानी कि पावर उसकी बढ़ चुकी है। ठीक है, सो दिस वॉज आवर फर्स्ट क्वेश्चन which was our first attempt to understand how to apply the Cauchy integral derivative formula for an analytic function. Now we will go to another question to discuss the things in more detail and trying to understand the concept, right? So second question हमारे पास क्या है? We have this sin z by z minus pi by 4 whole cube dz, and where your c is mod z minus pi by 4 is equals to 1 by 2. ठीक है, so again the very first step, as I told you, just have a look on the domain part. Okay, now as you are going to look at the domain, you can see that mod z minus z naught यानी कि pi by 4, तो हमारे पास जो सेंटर है वो भी कहाँ शिफ्ट हो गया है? सेंटर जो है आपका वो pi by 4, 0 पे शिफ्ट हो गया है। और उसकी जो रेडियस है वो क्या है? रेडियस हमारे पास 1/2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ कहीं हमारे पास जो सर्कल है वो बन रहा होगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कि z इज इक्वल टू जो हमारे पास पॉइंट है 0, या आपको अगर ये चेक करना है कि ये हमारे पास ओरिजिन से पास हो रहा है या कहाँ से पास हो रहा है, तो उसका भी एक बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप पाई बाई 4 प्लस 1/2 करोगे तो आपको यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा, एंड पाई बाई 4 माइनस 1/2 करोगे तो आपको यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग। तो आपको दिख रहा है वो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो हमारे पास जो हमारा सर्कल है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक, और अगर आप इस फंक्शन को देखोगे जो यहाँ पे गिवन है, आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में पावर 1 से ज़्यादा हो गई है, मतलब डेरिवेटिव फॉर्मूला लगेगा, और जो पॉइंट है z इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, जिसपे एनालिटिक फंक्शन होने की जो प्रॉपर्टी है उस पर प्रॉब्लम आएगी, वो डोमेन के अंदर है। ऑब्वियसली पाई बाई 4 तो सेंटर ही है, तो वो डोमेन का ही पार्ट होगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, so now what we have to do is we have to use the derivative formula to find out the value of this integral. ठीक, सो कंपेयर कर पा रहे होगे कि f of z हमारे पास sin z है। ठीक है, z नॉट की वैल्यू पाई बाई 4 है, और यहाँ पे 3 जो लिखा हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे? वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, साइन z बाय z माइनस पाई बाई 4 की पावर n+1, मतलब 2+1 के टर्म्स में लिखेंगे। तो मतलब हमें 2 बारी डेरिवेटिव करना है, तो 1 टाइम किया तो cos z आ गया, देन 2 टाइम्स किया हमने तो क्या मिला हमें? माइनस का साइन z मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? किस पॉइंट पे निकालना है? पाई बाई 4 पॉइंट पे निकालना है, तो माइनस का साइन पाई बाई 4 इज 1/√2। नाउ वी आर गोइंग टू कीप एवरीथिंग इन द फॉर्मूला, तो ये क्या आएगा? 2πi/2 फैक्टोरियल बनेगा, एंड हमारे पास ये f डबल डेरिवेटिव एट पाई बाई 4, जहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है f ऑफ z वो ये दे रखा है। ठीक है, सो इट विल बिकम पाई आई एंड दिस इज माइनस का 1/√2। सो फाइनली व्हाट आंसर वी आर गेटिंग इज माइनस पाई आई बाई √2. This is the answer for this question, and trust me, you are going to get the similar kind of questions in the exam, because यहाँ से बहुत questions आते हैं. This is one of the favorite topic, right, for the examiners. और बहुत simple से questions भी बनते हैं, because as you know इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है, सो उनको भी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, फार्मूला बेस्ड हो, दे ट्राई टू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ये बहुत सिंपल से फार्मूला बेस्ड होते हैं और कैलकुलेशन बहुत कम होती है, बट ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें अगर आपने थोड़ा सा प्लस माइनस किया देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट द रॉन्ग आंसर। सो आपको बस अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी है, प्रैक्टिस करने हैं, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। कंपटीशन में आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस छोड़ दो, दैट इज़ ओके, आप सिलेक्शन फिर भी पा सकते हो, बट क्योंकि वो हो सकता है सबने छोड़े हो, बट जो क्वेश्चंस ईजी हैं या थोड़े से मीडियम लेवल के आप वही छोड़ के आ जाओगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? डिफिकल्टी लेवल पे तो जाना ही नहीं है, ईजी वाले ही गलत कर दोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स जस्ट गो टू question number 3 again to understand the application.
सो क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिले अगर उन्हें थोड़ा सा परेशान करना हो आपको। सो हियर वी हैव डी जेड, देन दिस इज जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 एंड वेयर c इज अ स्क्वायर। ऑलराइट, तो ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा सर्कल ही मिले, बस हमें क्लोज्ड कर्व चाहिए, तो वो क्लोज्ड कर्व कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो वेयर सी इज अ स्क्वायर हैविंग वर्टिसेस, क्या वर्टिसेस हैं उसके देखते हैं। वर्टिसेस आर 0 0, देन -2, 0, देन -2, -2 एंड 0, -2 एंड ओरिएंटेड एंटी क्लॉकवाइज, या आप कह सकते हो काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज बोले या एंटी क्लॉकवाइज बोले, बोथ आर सेम। ऑलराइट, अब इस इंटीग्रल वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें कॉशी इंटीग्रल का डेरिवेटिव फार्मूला ही लगाना पड़े। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, बिकॉज लास्ट क्लास में अगर एक क्वेश्चन रह गया होगा तो मैं उसको इसी किसी सीरीज़ में डाल दूंगी, ठीक। सबसे पहले डोमेन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सारे के सारे पॉइंट्स देख के ऐसा लग रहा है कि सब थर्ड क्वाड्रेंट में बनाए गए हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ देम। सबसे पहले तो हमारे पास एक पॉइंट जो दिया गया है वो क्या है, दैट इज 0 0। फिर आप देखोगे तो -2, 0 भी एक पॉइंट है, -2, 2 भी एक पॉइंट दे रखा है हमको, वो ये होगा। एंड देन फाइनली वी हैव अ पॉइंट विच इज 0, -2, दिस इज 0 0। तो इसी स्क्वायर की बात करी जा रही है, ठीक है। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो ये डायरेक्शन पकड़ लो, दैट इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको देखना है कि कैसे इस गिवन फंक्शन को हम क्या करें, इसको हम सॉल्व करें। सो ऐसा क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है उसको कोशिश करो कि z माइनस जेड नॉट के टर्म्स में लिखो, है ना। अब चाहे उसमें पावर 1 2 3 4 कुछ भी लगा दो, बट उसको z माइनस जेड नॉट के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। तो हम क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। तो जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर आप जीरो करते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा, z इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है आपको क्या मिल रहा है, -1 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो आयोटा मिलेगा अपने को, ठीक है। तो हमें दो रूट्स मिले यहाँ से, एक मिल रहा है -1 प्लस आई और दूसरा मिल रहा है -1 माइनस आई। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, या अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर दूं, ऐसा लिखूं, इसके अगर हमको दो रूट्स मिलते हैं अल्फा और बीटा, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ऐसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा, है ना, तभी हमको ये रूट्स मिल रहे होंगे। तो इन अ सिमिलर वे व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम इस जेड स्क्वायर वाले टर्म को भी ऐसा ही कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा, डी जेड बाय, अब z माइनस एक रूट हमारे पास आया है -1 प्लस आई, और दूसरा रूट हमारे पास क्या आया है, z माइनस -1 माइनस आई। तो ये हो गया। अगर सपोज इसको हम कह देते हैं दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो हमने z माइनस अल्फा एंड z माइनस बीटा ऐसा करके इसको लिख दिया, ठीक है। ऑलराइट, आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा सा, अब ये हमारे इस फॉर्म में आ गया है कि हम इसको समझ सकें। तो अभी देखो ये दिख रहा है z माइनस जेड नॉट के फॉर्म में, z माइनस जेड नॉट के फॉर्म में। सो वी जस्ट हैव टू चेक कि कौन सा z नॉट जो है वो डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, एंड कौन सा डोमेन जो है वो डोमेन, कौन सा जो z नॉट है वो डोमेन के बाहर है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ये अल्फा वाले पॉइंट की, तो z इज इक्वल्स टू क्या है, -1 प्लस आई, मतलब x की वैल्यू जो है वो -1 है, अगर हम इसको x प्लस आई वाई कंसीडर करें, और y की वैल्यू 1 है। तो x आपका जब -1 हो और y आपका 1 हो, ठीक है, तो कैन यू सी ये आपका x -1 होगा और ये y -1 होगा, ये वाला पॉइंट है, दिस इज योर अल्फा। तो वो तो डोमेन के बाहर है, तो इस पे तो फंक्शन एनालिटिक है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम दूसरा कौन सा पॉइंट उठाते हैं, दूसरा हम उठाते हैं ये बीटा वाला पॉइंट, -1 माइनस आई, ठीक है। क्या है, z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आई, इसको हम फिर से x प्लस आई वाई लिखेंगे, तो x की वैल्यू होगी -1 एंड y की वैल्यू भी -1। तो ऐसा कुछ पॉइंट हमें मिलेगा, और ये चला गया डोमेन के अंदर। अब ये डोमेन के अंदर आ गया तो ये फंक्शन अपनी एनालिटिसिटी ब्रेक कर देगा, ऑलराइट, उस पर वो एनालिटिक नहीं होगा।
तो अब हम क्या करेंगे, simply we are going to write it down like this, f of z dz by what, by this z माइनस कौन से पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, इस वाले पॉइंट पे -1 माइनस आई पे, देखो ऐसा हमने लिख दिया ना। और f ऑफ z हमारे पास क्या आ रहा है, 1/z माइनस -1 प्लस आई, है ना। और अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लगा सकते हैं कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव पे बेस्ड नहीं है, ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला पे बेस्ड है। सो वी विल बी सब्सटीट्यूटिंग, और पॉइंट हमारे पास क्या है, f ऑफ a निकालेंगे हम, पॉइंट हमारे पास है -1 माइनस आई। तो f ऑफ a निकालने जाओगे तो क्या आएगा, 1/-1 माइनस आई, यहाँ पे ये माइनस को आप ओपन करो ब्रैकेट के साथ तो +1 माइनस आई, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 1/- का 2i आ रहा है तो इसको हम i/2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो बस अब ये क्या आएगा, 2πi इंटू एफ ऑफ ए आएगा अकॉर्डिंग टू द कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। सो इट विल बिकम 2πi इंटू i/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, i² -1 बन गया, माइनस का πi इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कभी कभी हो सकता है कि पावर में टर्म्स नज़र ना आए और आपको f ऑफ z बाई z माइनस z नॉट भी नज़र ना आए, तो आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में आपको टर्म z माइनस z नॉट के टर्म्स में ही चाहिए, तो आप उसको फैक्टराइज कर लो यूजिंग दिस प्रोसेस विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। So whenever the examiner wants to give trouble to you or wants you to be in the trouble in exam, तो वो इस तरीके का एक्सप्रेशन दे देंगे। अब आप सोचोगे z माइनस z नॉट तो है ही नहीं, तो कैसे सॉल्व किया जाए। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज करो, z माइनस अल्फा z माइनस बीटा, देन अल्फा बीटा में चेक करो कौन सा डोमेन के अंदर है, उसके लिए आप फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हो सकता है कॉशी का डेरिवेटिव फॉर्मूला भी लगे, ऐसा एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4। सो वी हैव अ क्वेश्चन, e रेज टू द पावर 3z बाय वी हैव z स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर द डोमेन c एंड योर c इज बेसिकली मॉड z इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। नाउ अगेन आई टोल्ड यू कि आपको क्या करना है, पहले डोमेन देखना है। डोमेन आपने क्या देखा कि दिस इज अ सर्कल विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यू ऑब्जर्व्ड व्हाट, यू ऑब्जर्व्ड द डिनोमिनेटर पार्ट, ये z माइनस z नॉट के टर्म्स में तो नहीं है, राइट। अब z माइनस z नॉट के टर्म्स में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप क्या करो, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप उसके रूट्स निकाल लो, तो क्या आएगा, प्लस माइनस पाई आई आएगा, ठीक। तो z इज इक्वल्स टू, एक आया पाई आई, दूसरा आया माइनस पाई आई, इसको आप ले लो अल्फा, इसको आप ले लो बीटा, है ना। तो इस z स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, z माइनस अल्फा z माइनस बीटा, तो ये क्या बनेगा, z प्लस पाई आई एंड देन z माइनस का पाई आई, या यहाँ प्लस लगा लो क्योंकि बीटा को आपने माइनस पाई आई कंसीडर किया है, दिस इज दिस, ठीक। अब इस पे हम काम करते हैं और लिखते हैं हम आगे के प्रोसेस को। सो ये जो e की पावर 3z बाय z स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा था, ये हमारे पास क्या बन गया, e रेज टू द पावर 3z बाय, यहाँ देखो इसको हम लिखेंगे z माइनस पाई आई एंड z प्लस पाई आई का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों में ब्रेक हो जाएगा। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने जब यही सेम काम किया था, राइट, वी डिड द सेम वर्क, वेयर वॉज दैट क्वेश्चन, दिस वन, है ना, हमने इसको ब्रेक किया था। तो ये z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 जब ऐसा हमने किया तो आप देख सकते हो कि हमको यहाँ पे क्या मिल रहा था, जस्ट हैव अ लुक। तो हमको ये लीनियर फैक्टर मिल रहे थे, लीनियर मतलब इन दोनों की पावर जो थी वो 1 थी, तो इसलिए हमने कॉशी का इंटीग्रल फॉर्मूला लगाया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ब्रेक करने पे इस एक्सप्रेशन को इनकी पावर 2 हो गई, तो पावर 2 होने से आपको क्या समझ आना चाहिए कि ये कहाँ शिफ्ट हो गया है, ये हमारे पास शिफ्ट हो गया है डेरिवेटिव फार्मूला की तरफ। अब डोमेन क्या था, मॉड z इज इक्वल्स टू 4, अभी हमने देखा दिस वाज आवर डोमेन। तो डोमेन को जब आप ड्रॉ करोगे तो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 4। तो आप ऑब्जर्व करो आपके जो अल्फा और बीटा आए हैं, यानी कि पाई आई, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, तो एक तो z इज इक्वल टू पाई आई आपको यहाँ मिलेगा,
ठीक है, और दूसरा आपको z इज इक्वल्स टू माइनस पाई ही यहाँ मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों ही डोमेन के अंदर है और ये दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या लगेगा, कॉशी का डेरिवेटिव फॉर्मूला लगेगा और दोनों के लिए लगेगा। अब दोनों के लिए कैसे करोगे आप, इसको सिंपली ऐसे ऑब्जर्व करना है, एक बार आप e रेस टू द पावर 3z बाय z माइनस पाई आई के होल स्क्वायर को फंक्शन मानो और किस पॉइंट पे एनालिटिसिटी ब्रेक हो रही है इस पॉइंट को देखो, ऐसा कुछ आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, और दूसरी बारी आपको क्या करना है कि आपको जो दूसरा वाला पॉइंट है यानी कि जो आपका माइनस पाई आई है उसको ऐसे देखो आप, तो z इज इक्वल्स टू पाई आई पे एनालिटिसिटी ब्रेक हो रही है। दिस इज व्हाट यू कैन डू, है ना। तो अब आप इसके रिस्पेक्ट में लगाओ फॉर्मूला, माइनस पाई आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फॉर्मूला एंड देन इसके रिस्पेक्ट में। तो अब आप इसको लिखोगे तो ओवरऑल क्या बनेगा, मैं बस आपको वो एक आइडिया देती हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया एंड आप सब लोग क्या करोगे, इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, सिर्फ आपको इवैल्यूएट करना है, बाकी सब कुछ मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, सपोज हम इस वाले को z0 मान रहे हैं, यानी कि z0 को हम पाई आई मान रहे हैं, तो क्या बनेगा 2 पाई आई बाई 1 फैक्टोरियल बनेगा। इसको 2 को हम 1 + 1 लिखेंगे n+1 के फॉर्म में, एंड देन हमारे पास f डैश z फर्स्ट डेरिवेटिव ही लगेगा क्योंकि n+1 में n1 हो गया, तो f डैश z का मतलब d बाई डी जेड, और अब फंक्शन क्या होगा, z0 को हमने पाई आई माना है तो e रेस टू द पावर 3z बाय z प्लस पाई आई का होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास फंक्शन। और ये हम किस पॉइंट पे निकालेंगे, ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा होगा कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, z इज इक्वल्स टू पाई आई को हमने z0 कंसीडर किया है। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगेन 2 पाई आई बाई 1 फैक्टोरियल एंड d बाई डी जेड। अभी हम इस वाले को, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन विद अ डिफरेंट कलर, तो शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको बाद में देखोगे। ऑलराइट, ये अब हम इसको z0 मान रहे हैं। ठीक है, z0 इज इक्वल्स टू माइनस का पाई आई, और इस वाले केस में हमने क्या किया था, इस वाले केस में हमने z0 को माना था पाई आई। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल राइट इट डाउन 2 पाई आई बाई अगेन 1 फैक्टोरियल आएगा एंड f डैश एट माइनस पाई आई। तो f डैश अभी जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या आने वाला है, फंक्शन बनेगा e रेस टू द पावर 3z बाय z माइनस का पाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस पूरे को निकालना है एट z इज इक्वल्स टू माइनस पाई आई। ठीक, सो ये है आपका पूरा एक्सप्रेशन जो मैंने लिख दिया है। जब भी ऐसा कभी हो तो आपको एक एक करके हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर वर्क नाउ, you are going to evaluate the answer and you are going to just post it in the comment section. Post करो, I will check it and I will tell who is right and who is wrong. All right, चलो, though they don't ask such difficult questions, but हो सकता है पूछ लें, कैलकुलेशन के लिए आसान करने के लिए यहाँ 1 डाल दें। दे कैन डू एनीथिंग, e की पावर 3z की जगह 1 लिख देंगे तो आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे, -2 बाई z प्लस पाई आई का होल क्यूब पॉइंट रख दोगे, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर आप ऐसा क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, so this was our question number 4. Let's go to question number 5 to see what is happening in the question. So again इस बारी थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 2 बार से बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सबको। ठीक है, सो दिस इज e रेस टू द पावर z बाय z माइनस 1 होल क्यूब डी जेड एंड योर c इज मॉड z इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो ज़रा डोमेन को ऑब्जर्व करो, अगेन सर्कल विथ सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस 2, एंड अब आपने फंक्शन को ऑब्जर्व किया तो पता लग रहा है कि z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट जो है हमारे पास वो ऑब्वियसली डोमेन का पार्ट है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट वो मोर देन 1 पावर में प्रेजेंट है तो डेरिवेटिव फॉर्मूला लगेगा। तो f ऑफ z देख पा रहे हैं, e की पावर z आ रहा है, एंड अब हम इसको 2 + 1 लिख सकते हैं, यानी कि वी वांट द डबल डेरिवेटिव, तो f डबल डैश z भी यही आएगा, और हमारे पास z0 पॉइंट जो है वो 1 है, तो f डबल डैश 1 निकालेंगे हम तो e की पावर 1 आएगा, तो ये क्या बनेगा 2 पाई आई बाई 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज f डबल डैश 1, सो इट इज पाई आई इंटू ई, तो इट इज कमिंग आउट टू बी e टाइम्स पाई आई। ठीक है, दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन। आई होप कि अभी सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कैसे हम इन फॉर्मूलों को लगाते हैं। ठीक,
अब आज की क्लास का हम एक और क्वेश्चन करेंगे विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो देखते हैं. Last question, that is question number 6, and here it is. You have to evaluate the value of this integral z cube minus 1 whole square, where your c is mod z minus 1 is equals to 1. All right. सो दिस इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन बिकॉज अब तक आपने जो क्वेश्चन किए उन सब में क्या हो रहा था, जो सर्कल था उसका सेंटर ऑलवेज 0 0 था और रेडियस कुछ हो रही थी. बस एक क्वेश्चन वो एक्सेप्ट फॉर z इज इक्वल्स टू π/4 वो सेंटर. तो अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ क्या पता लग रहा है कि जो हमारे पास सर्कल है उसका सेंटर z इज इक्वल्स टू 1 है और उसकी रेडियस भी 1 है. तो कैन वी से कि हमारे पास जो सर्कल बन रहा है बेसिकली वो कुछ इस तरीके से बन रहा है. यहाँ से आपके पास इमेजिनरी एक्सिस जा रही है एंड दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर रियल एक्सिस. तो 1,0 जो है वो सेंटर है और 1 रेडियस है, मतलब ये 2,0 पॉइंट होगा और ये आपका 0 पॉइंट होगा. ठीक है. एज यू कैन सी 0 पॉइंट सेटिस्फाई भी कर रहा है, z इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली वो डोमेन का पार्ट होगा. अब सेकेंड काम क्या करना है, ये जो गिवन है फंक्शन उसको ऑब्जर्व करना है. तो अगेन आई टोल्ड यू z माइनस जेड नॉट के फॉर्म में ही डिनोमिनेटर चाहिए. अब वो पावर 1 में हो या मोर देन 1 पावर में हो, बट वी वांट द डिनोमिनेटर टू बी इन द फॉर्म ऑफ z माइनस जेड नॉट. ठीक है. तो हमें क्या करना है, अगेन इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे. तो आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो. तो a माइनस बी देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. और राइट, तो यहाँ से क्या मिला, z इज इक्वल्स टू 1 एक पॉइंट मिला एंड z इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, यानी कि माइनस का 1/2 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स √3/2. ठीक है. अब पॉइंट्स तो निकाल लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने भी क्या किया, हम इसको लिख देंगे. यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, z क्यूब माइनस 1, ये आपका सपोज अल्फा हो गया, ये आपका सपोज बीटा हो गया. ठीक है. आप इसको लिख दोगे इस फॉर्म में. तो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज, उससे पहले एक चीज़ और समझ लो. ठीक है. अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो डोमेन का पार्ट है और कौन सा पार्ट जो है वो डोमेन का पार्ट नहीं है, कौन सा पॉइंट. ठीक है. तो z इज इक्वल टू 1 को जब आप ऑब्जर्व करने गए तो यू कैन सी ये तो सेंटर ही है सीधे सीधे, तो ऑब्वियसली दिस इज द पार्ट ऑफ द डोमेन और दिस इज लाइंग इनसाइड द डोमेन. तो फंक्शन इस पे एनालिटिक नहीं होगा. और इसको जब हम ब्रेक करके लिखने ही वाले हैं, क्या, जब हम इसको लिखेंगे z माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, देन z स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा. तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम. पावर 2 में डेरिवेटिव फॉर्मूला लगने ही लगना है. ठीक. अब हमारे पास दो और पॉइंट्स हैं. अगर आप देखोगे, एक है z इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स √3/2. दूसरा है z इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, एक ही में लिख दिया मैंने. ठीक है. सो दिस इज योर प्लस एंड दिस इज माइनस. अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कहाँ क्या हो रहा है, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट इतना हमें करना ही नहीं है एग्जाम में. ठीक है. मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ शुरू से देखो बता रखी है. कोई भी z जो भी पॉइंट दिया था मैंने हमेशा उसको a प्लस आई बी से कंपेयर किया है. अब आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप देखोगे तो a जो है वो आपका रियल पार्ट है, वो रियल एक्सिस पे जाता है आर्गेन प्लेन पे, और b इमेजिनरी एक्सिस पे जाता है. तो z इज इक्वल्स टू ये जो आपके पास रूट मिले हैं a प्लस माइनस आई बी. ठीक है. ज़रा ऑब्जर्व करो, a की वैल्यू -1/2 है, वो तो यहाँ आ रहा है ना. आई होप आप सबको आर्गेन प्लेन पे पॉइंट जो है वो मैप करने आते हैं. ठीक है. अगर ये -1,0 है तो दिस इज -1/2. अब वो √3/2 प्लस के साथ यहाँ आ जाएगा एंड माइनस के साथ यहाँ आ जाएगा. सो ऑब्वियसली वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट दे आर लाइंग आउटसाइड द डोमेन. तो इन पे फंक्शन की एनालिटिसिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन इन पॉइंट्स पे एनालिटिक है. ठीक है. तो अब हमारे पास हम कंपेयर कर सकते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या होगा, वो यही हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना. और अब इस 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं. तो क्या बनेगा, 2πi/1 फैक्टोरियल एंड f डैश सिंगल डेरिवेटिव और किस पॉइंट पे, ऑब्वियसली z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो ये है ना. अब हम इसका f डैश z निकालेंगे तो क्या आएगा, -2/z² प्लस 1 प्लस जेड, और जब इसका पावर 3 देन इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2z + 1 आ जाएगा.
नाउ यू वांट एफ डैश वन, व्हाट इट विल बी -2. देन यहाँ पे आपको देखो क्या मिलेगा, 3 का क्यूब मिल जाएगा और यहाँ पे 2 + 1 3. तो दिस इज गोइंग टू बी -2/9. उसको आप जाके यहाँ सब्सटीट्यूट करो. तो 2 पाई 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, माइनस का 2/9. So the answer that all of you should get for this question is -4 pi/9. This should be the answer. See, and these questions are like very simple questions, and such kind of questions are being asked in the exam by the examiner. So these are very frequently asked questions, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बस आपको चेक करना है कौन सा पॉइंट डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट जो है वो डोमेन के बाहर लाई कर रहा है, एंड बस इतना ही चेक करते यू कैन जस्ट गेट टू नो. पावर अगर आपके पास 1 से ज़्यादा है तो आप डेरिवेटिव फार्मूला लगा सकते हो. पावर अगर 1 है तो आप कॉची का इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हो. अगर सारे पॉइंट्स डोमेन के बाहर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो डोमेन के अंदर पॉइंट्स हैं उन सब पे फंक्शन एनालिटिक है, तो कॉची थ्योरम लगा के डायरेक्टली आंसर 0 आ जाएगा. ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. ऑलराइट, so this was about everything about the Cauchy derivative formula for analytic function. I hope आप सबको समझ आया हो. In fact, all those who were facing trouble and they were just messaging me to create one lecture on these kind of topics. So here it is, and hopefully एक दो दिन में कुछ और lectures में कुछ और topics पे भी डालूंगी. So all of you can go through them as well. So again, as I have already discussed with everyone, but still I'm telling you again that there is an offer running for all of you where you are getting 25% off on all IT Gem subscriptions. So this is valid till 30th of April. So here are the prices mentioned for 1 year and 2 year subscription plan. So definitely you can go for these subscription using my code, and you should do it before tomorrow, because from tomorrow we have a batch starting from 28th of April, and I am going to be the one who is going to start the very first course for this batch course, and which is the course on linear algebra. all right, so linear algebra course जो है वो हम शुरू कर रहे हैं कल से 9:30 बजे. so I'll wait for everyone and hope to see everyone in the plus class. all right, so that's it for this. Thank you so much everyone. Then we will see you in the next lecture.